2014 से पहले सर, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या लाभार्थियों के तहत दिया और क्या आपने जो वेलफेयर स्कीम्स के तहत दिया, वो कुछ भी रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता था? मैं समझता हूँ ये लाभार्थी शब्द और रेवड़ी शब्द तो इजाद ही अब हुए हैं। हमने वेलफेयर स्टेट में जो होना चाहिए था वो किया। अगर इंदिरा गांधी आवास योजना थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण था, तो वो पूरी तरह से गांव में था। बिजली का कनेक्शन कौन लेगा जिसके पास नहीं? लेकिन मुद्रा लोन क्या था फिर, जिसके अंदर एनपीए 90% से ज्यादा है, वो क्या था? वो रेवड़ी थी कि नहीं थी? ठीक है, छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि साहब बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भाई, यूपीए के समय में जो जीडीपी ग्रोथ रेट की एवरेज थी वो 8.1% थी। आज मोदी साहब के शासनकाल में 9 साल का एवरेज 4.1% है। 8.5 से घटते 6 पर आ रहे हैं। 41% इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम 25% चीन पर अलग से बात कर लेंगे और जो अब व्यापारिक असंतुलन है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि देखिए ओपीएस, मुझे लगता है कि ओपीएस को लेकर, पुराने पेंशन स्कीम को लेकर भी बहुत, और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सफलता चख लिया है ओपीएस के बहाने। अब बीजेपी भी बैकफुट पर है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम भी नकारात्मक नहीं है ओपीएस को लेकर। क्या वहां पर फिस्कल प्रूडेंस नहीं आता है? वहां पर आप फिर वैट बढ़ाते हैं क्योंकि आपको भी तो अर्थव्यवस्था को संभालना है आखिरकार राज्य का। तो ये जो एक के बाद एक ऐसे लोक लुभावन वाले वादे पार्टियां कर रही हैं और उसके बहाने सफलता चख रही हैं, वो कहां पर जाके रुकेगा? नहीं तो क्या, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ओपीएस लागू था, उन्होंने आकर खत्म किया उसको। जब उस समय पर 3 साल तक वो चला तो क्या वो लोक लुभावन था? क्या जिस समय पर ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी, जब देश ने तरक्की नहीं की, क्या तब हाईवेज नहीं बने? तब क्या बांध नहीं बने? तब क्या बड़े उद्योग नहीं बने? क्या गरीबी रेखा से 12.5 करोड़ लोग यूपीए 1 में बाहर नहीं आए? यहाँ तो मोदी जी के आने के समय के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन 6.5 करोड़ लोग और पीछे चले गए। घड़ी पर नजर रखिए, 10 मिनट में कैबिनेट की बैठक होगी। ये आप देख रहे हैं संसद भवन की तस्वीरें। जल्दी से युद्धवीर जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किसानों को या अन्य लाभार्थियों को दिया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? 2 लाइन में जल्दी से। नहीं, मैंने तो शुरू में कह दिया, बैठते ही कहा कि हम इस तरह के किसी स्कीम के हिमायती नहीं है। हमको हमारी खेती पे, हमको हमारी कीमतें चाहिए। खेती को लाभकारी बनाए सरकार, वो योजना। आपको एक सेकंड टोक रही हूँ। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, संसद भवन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको अपनी एक रिपोर्ट जल्दी से दिखाते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी वहां पर जुड़ी हुई है हमारे साथ, और निर्मला सीतारमण वहां पर वित्त मंत्री पहुंच गई है। कैबिनेट की बैठक बस अब से 5 या 7 मिनट बाद शुरू होने वाली है। यहाँ पे आप देखिए कि 5वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए संसद आई है, और यहाँ पे दोनों जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनके साथ 5वीं बार अपना बजट वो पेश करेंगे। ये मोदी सरकार का जो है सबसे आखिरी बजट होगा। जाहिर तौर पे ये वक्त है जब मोदी सरकार की कोशिश होगी कि जो सबका साथ, सबका विकास की उनकी नीति है, उसमें गरीब तबके से लेके मिडिल क्लास को, और ना सिर्फ मिडिल क्लास को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी एक संदेश दिया जाए। निर्मला सीतारमण यहाँ पे आप देखिए दोनों लेफ्टिनेंट्स के साथ यहाँ पे नजर आ रही है, और ये वो वक्त है जब लगातार मोदी सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर देश के सामने अपनी कामयाबी मजबूती से रखना चाहती है, और अपने आप में न सिर्फ देश की बल्कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया भर की नजर इस बजट पर होंगी। अशोक सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। ये लीजिए, यहाँ पे आप देखिए कि 5वीं बार मौसमी सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जिसमें साफ तौर पर जो हलचल है इस वक्त संसद भवन के अंदर और बाहर देखी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और लगातार 5वीं बार आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इंग्लिश में उनका यह भाषण होगा, हिंदी रूपांतरण आप आज तक पर लगातार सुनते रहेंगे।